देखिए, जो लोग भाई नए हैं उनके लिए भी सूचना दे दी जाए। आपका 25 तारीख से आपका नया बैच चलेगा। और जो नए लोग हैं, अगर न समझ में आए तो फिलहाल न आए। यानी कि क्लास आपका 1 हफ्ता 10 दिन रुके रहें। और आपका वहीं 19 तक हो सकता है क्लास चले। और 20 से लेकर 24 तक आपका सभी कक्षाएं बंद रहेंगी, सुबह शाम सब। और फिर 25 तारीख से आपका शुरू किया जाएगा क्लास। उसमें आपका, तो जो लोग नए हैं भाई, इस समय चूंकि आपातकाल है, और आपातकाल में आप भी जानते हैं कि सारे मूल अधिकार क्या रहते हैं, सस्पेंड। बस एक ही दो बचे रहते हैं, 20 और 21। वो भी मूल संविधान में नहीं था, बाद में संशोधन करके जोड़ा गया। देखिए, मिठाई भाई बांटनी थी शाम वालों को। कई लोग सुबह नहीं आते, शाम को ही आते हैं। कहाँ गए हो जो मिठाई मांग रहे थे लोग? ये मौर्य जी 1 किलो लड्डू लेते आइए। आइए, आइए। हाँ, नहीं तो छूटने के समय बंटवा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। याद नहीं है लाने के लिए ना। तो जब क्लास छूटेगा भाई तो 2 मिनट रुके रहिएगा। जो लोग शाम को आते हैं भाई, वो भी मिठाई मांग रहे थे बाहर, तो हुआ कि भाई खिलाया जाएगा, समता के नियम का पालन किया जाएगा। और जो लोग सुबह खाए हैं, दोबारा एक बार मौका मिलेगा खाने का। और जिसको भाई, अगर मैंने शाम वाले बैच में जो लोग आते हैं, अगर कुछ गाना वाना गाना हो 2 4 5 मिनट या बोलना हो, तो वो भी आज़ादी है। आपका कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन पहले आपका कुछ क्लास चला दिया जाए तब। सुबह भी समय दिया गया था, शाम को भी जो बोलना चाहे भाई आपका बोल सकता है। भाई क्लास वैसे चलाना नहीं चाहिए था, लेकिन अब मजबूरी में चलाना पड़ रहा है। यानी कि आपका आपातकाल है, और इमरजेंसी जब लग जाती है तो आप भी जानते हैं कि सब सामान्य बातें समाप्त और स्पेशल बातें क्या होती हैं, लागू। भाई सिर पर एग्जाम सवार हैं, तो यानी कि सिर पर भूत सवार हैं, तो पहले भूत हटाया जाए। भूत कैसे पकड़ा, क्यों पकड़ा, और किस नींबू मिर्चा को लांघा था व्यक्ति, ये कारण बाद में खोजा जाएगा। यानी कि इसका मतलब एक लाइन में ये हुआ कि जब किसी हिरण को तीर लगा हो, तो पहले उपचार किया जाए, तीर किसने मारा, कैसे लगा, इसका रीजन बाद में क्या किया जा सकता है, खोजा जा सकता है। तो आइए देखा जाए, द इंडियन एविडेंस एक्ट आपका 1872, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। जहाँ तक भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 आप देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो सामान्य बातों से ही क्वेश्चन बन जाता है। और सामान्य बातें हर हाल में आपको याद ही रखनी पड़ेंगी। वैसे जो सामान्य बातें बताई जाती हैं, कई राज्यों में 5 5 6 6 क्वेश्चन बना है। यूपी में भी कैसा कैसा मॉडल बना है, वहीं मॉडल को ही लेकर चलना है। तो पहला क्वेश्चन कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में बना, आज भी लागू है, तो लागू होने का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है, संवैधानिक आधार क्या है? तो एक ही अनुच्छेद है, 372, 372। यानी कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, संविधान पूर्व विधियों का यह अनुच्छेद आपका अनुकूलन करता है, एडाप्ट करता है, स्वीकार करता है। यानी कि 26 जनवरी 1950 के पहले जितने कानून भारत में इन्फोर्स थे, वे सभी कानून जब तक कि रिपील न कर दिए जाएं, आपका संविधान लागू होने के बाद भी भारत में क्या रहेंगे, लागू। 372। इसके बाद आपका निर्माण से क्वेश्चन बना है। सबसे पहले 1868 में सर हेनरी मेन ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम का ड्राफ्ट
या खाका या मसौदा तैयार किया था, मॉडल तैयार किया था, प्रारूप तैयार किया था। तो चाहे प्रारूप आए, खाका आए, ड्राफ्ट आए, ये उत्तराखंड का आप देखिए कहाँ कहाँ कैसा क्वेश्चन बना है। और जब पढ़ाया जाए तो आपका भी कर्तव्य है कि एविडेंस के जितने अब क्वेश्चन आपका कोई भी साल पेपर हो, आज से दोहराना है उसको क्या करिए, शुरू कर दीजिए और प्रयास करिए कि शनिवार या शुक्रवार तक सब क्या करें किया जाए, दोहरा लिया जाए। न आप पूरा दोहराइए तो जितना पढ़ाया जाए, केवल चैप्टर वाइज भी दिए गए हैं साल पेपरों में, केवल उतना चैप्टर वाइज आप क्या करिए, दोहराइए, पूरा न दोहराइए। तो जितना रोज रोज पढ़ाया जाए उतना जाकर कम से कम एक बार क्या मारिए, रिवीजन, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन भी आपका बनता रहता है। आपका माने 70% क्वेश्चन रिपीटेड रहता है, 80% जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आया है वो भी काम करते हैं। 20-25% ही नया क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में बनाया जाता है। तो आपका उत्तराखंड में क्वेश्चन ये बना था कि सर्वप्रथम आपका एविडेंस का ड्राफ्ट किसने तैयार किया चार नाम रहेगा। तो सर्वप्रथम तैयार किया था आपका सर हेनरी मेन ने। फिर क्वेश्चन बना किसके द्वारा बनाए गए ड्राफ्ट को अस्वीकार कर दिया गया था। तो सर हेनरी मेन। फिर सन पूछा है एक बार कि सर हेनरी मेन ने किस सन में एविडेंस का ड्राफ्ट तैयार किया था। तो 1868 में, 1868 में। पुनः इनके ड्राफ्ट को अंग्रेजी सरकार ने जब अस्वीकार कर दिया तो दूसरी बार आपका कार्य सौंपा गया सर जेम्स फिटजेम्स स्टीफेन को। तो फिर क्वेश्चन बना है, अभी बिहार जे में बना था कि एविडेंस का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था, स्टीफेन ने। उत्तराखंड ने सन पूछा तो आपका कौन सा सन था, 1870, ये याद रखना है। 1800 आपका 70। इसके बाद जो सामान्य बातें हैं वहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। बिहार पिछली बार बनाया था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में टोटल 3 भाग हैं, यानी कि 3 पार्ट में इसे बांटा गया है। और टोटल अध्याय पूछा था 11 और टोटल सेक्शन आपका कह सकते हैं कि 167, ये गलत ना हो। उसी प्रकार आपका देखिए पैरा पढ़ा दिया गया भाग में बताया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन में आपका 4 भाग हैं। और आपका कितना अध्याय था, 37 ना, 37, 37 अध्याय और 554 पैरा। फिर याद रखें 4 भागों में बांटा गया है। 37 भागों में अध्याय है 37 और 554 क्या है, पैरा मैंने आईपीसी से भी आएगा 7 क्वेश्चन और आपका पढ़ा जाता है 554 पैरा। तो ये भी एक आपका खासियत है। इसके बाद आइए देखा जाए, ये जरूर याद करके जाइए। इसके बाद कुछ सामान्य बातें पूछी जाती हैं कि अधिनियम संख्या या एक्ट नंबर कितना है आपका एविडेंस का। तो जो एक्ट नंबर 1 है। इसके बाद जो पूछा जाता है कि वायसराय द्वारा अनुमति की तारीख या निर्माण की तिथि। एविडेंस एक्ट निर्माण का मतलब कि जैसे वर्तमान समय में राज्य का राज्यपाल या भारत का राष्ट्रपति जिस तारीख को किसी विधेयक पर अपनी अनुमति प्रदान करता है, वही तारीख आपका निर्माण की तिथि होती है। तो एविडेंस पर कि वायसराय ने किस तारीख को अनुमति प्रदान की, वह बेयर एक्ट में ऊपर दाहिने बगल लिखी रहती हैं। यानी कि बेयर एक्ट में कहाँ लिखी रहती हैं, ऊपर दाहिने बगल। तो जैसे ही आप बेयर एक्ट शुरू करेंगे ऊपर दाहिने बगल लिखा है एक डेट, 15 मार्च 1872, याद करके जाइए। इसके बाद इन्फोर्समेंट डेट पूछी जाती हैं कि कब ये कानून लागू हुआ। तो 1 सितंबर
1872, 1 सितंबर 1872। इसके बाद आपका पूछा जा रहा है सबसे बड़ा अध्याय और सबसे छोटा अध्याय। ये भी खूब पूछा जाता है, एकदम रटिए। सबसे बड़ा अध्याय 2 है, तथ्यों की सुसंगत के विषय में, 5 से लेकर 55। और सबसे छोटा अध्याय 11 है, साक्ष्य के अनुचित ग्रहण और अग्रहण का प्रभाव। केवल एक धारा है, 167। तो बड़ा अध्याय भी याद करके जाना है, छोटा अध्याय भी, ये भी सतर्क रह। इसके बाद आइए, आपका बड़ा छोटा हो गया तो निश्चित धारा और आपका अवैध धारा, प्रतिस्थापित धारा, इस पर कभी काल एक क्वेश्चन बनता है। बनता क्या है, पिछली बार यूपीएपीओ ने पूछा भी था। फिर एक बार 3 क्वेश्चन अब याद रखिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 और अनुसूची थी, वह अब रिपील कर दी गई है। तो पिछली बार पूछा गया था कि सेक्शन 2 को कब निरसित, समाप्त या रिपील किया गया था, सन पूछा था, या कौन सी धारा रिपील है। तो 1938 में, 1938 में, सन रट कर जाइए। इसमें भाई कोई समझाने की बात नहीं है। ये जितनी चीज़ें शुरुआती दौर में बताई जाती हैं, अब ये समझाने वाली चीज़ें नहीं है, ये दिमाग में बैठाने वाली चीज़ें हैं। यानी कि पढ़ा लिखा नहीं है, क्या होना चाहिए, प्रतापगढ़ियों जैसे गढ़ा होना चाहिए। यानी कि गढ़िए इसको दिमाग में, समझाना आगे पड़ेगा। तो धारा 2 निरसित है, आपका कब निरसित की गई, 1938 में। फिर आपका यहाँ क्वेश्चन नया बन सकता है कि एविडेंस एक्ट में प्रथम संशोधन किस सन में किया गया। तो 1938 में क्या किया गया, पूछ सकता है। तो सेक्शन 2 को रिपील किया गया और शेड्यूल को भी क्या किया गया, रिपील। इसके बाद आइए, अब जहाँ जहाँ प्रथम संशोधन हो, तो आप आईपीसी में पिछली बार जे में आया भी था, और आपका सीआरपीसी में ही अभी नहीं आया है, पूछ सकता है। आईपीसी में प्रथम संशोधन कब किया गया, 1870 ईस्वी में। फिर सीआरपीसी में 1978 ईस्वी में, पूछ सकता है ये। 1978 में सीआरपीसी में प्रथम बार संशोधन। जीएस में संविधान में पूछता है कि प्रथम संविधान संशोधन सन 1950 की 51। अब आगे बढ़ा जाए भाई आपका। अब अवैध धारा या अल्ट्रा वायरस या अधिकारातीत, अब कोरिलेट करते रहना हर एक जगह से। चारों कानून अब समय आ गया है कि पुलिस एक्ट से लेकर सीआरपीसी और आईपीसी और आपका एविडेंस एक साथ कोरिलेट किया जाए। तो अल्ट्रा वायरस या अधिकारातीत, या ये भी पूछा जाता है लाइलाज धारा, एक क्वेश्चन और आता है। या इंटरव्यू में पूछा गया था कि ऐसी कौन सी एविडेंस की धारा है जिसका अब साक्ष्य में कोई महत्व नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है। 113, यानी कि सेक्शन 113 रट कर जाइएगा, ये लाइलाज सेक्शन कहा जाता है। अल्ट्रा वायरस सेक्शन है, अधिकारातीत या आपका अवैध धारा है। इसको 1976 नहीं 1876 ईस्वी में प्रीवी काउंसिल ने ही अवैध घोषित किया था आपका। और केस हो सकता है, पूछ ले तो आपका दामोदर गोवर्धन बनाम देवराम कांजी, दामोदर गोवर्धन बनाम देवराम कांजी, 1876, कौन सा, प्रीवी काउंसिल। अब जो धाराएं अवैध हैं अर्थात वाइड हैं, अल्ट्रा वायरस हैं अर्थात नल एंड वाइड हैं, या असंवैधानिक हैं
वो सभी कानूनों में एक साथ लिख लेना चाहिए। आईपीसी की दो धाराएं पूरी तरह हैं, एक धारा का आधा भाग है, तो 303 और 497 पूरी तरह शून्य है, और 377 का कितना हिस्सा, आधा। तो तीनों पर केस याद करके जाइएगा। आपका पहला 303 पर मिट्ठू सिंह, 497 पर जोसेफ साइन और नवतेज सिंह जौहर 377। कौन सी धारा है? एक बार 377 पर पिछला आपका मने केस भी पूछा जाता है, तो नाज फाउंडेशन का केस है, जिसमें कि आपका सुप्रीम कोर्ट ने वैध माना था, लेकिन नवतेज सिंह जौहर के वाद में इस धारा के आधा भाग को क्या माना गया, शून्य। भाई कानूनी तौर पर वार्ड है, भले हम अवैध असंवैधानिक नल एंड वार्ड जितने भी वाक्य बताएं, सब वाक्यों का अर्थ अलग अलग है, लेकिन कानूनी तौर पर पूछ ले क्या है, तो वार्ड या शून्य, या उर्दू में बातिल कहते हैं, बातिल। हाँ, अगला देखिए, इसके बाद आपका पूछा जाता है प्रतिस्थापित धारा। यहाँ से भी आपका, हाँ देखिए, अवैध में एक क्वेश्चन छूट गया। आपका सीआरपीसी की धारा 198 का क्लाज 2 मारना था। जोसेफ साइन के बाद में जो सेक्शन 497 था और 498, जिसमें केवल पति पीड़ित होता है, तो उसमें से एक धारा को अवैध घोषित किया सुप्रीम कोर्ट ने 198 के क्लास 2 की 497। तो केवल एक ही अपराध बचा है जिसमें विक्टिम कौन होता है, हस्बैंड। 198 सीआरपीसी में नहीं, आपका 198 सीआरपीसी है, तो आईपीसी की कौन सी धारा है जिसमें अब केवल पति पीड़ित होता है, अन्य लोग नहीं, तो 498। यानी कि पिछली बार जे में आया था, किसी विवाहिता स्त्री को आपराधिक आशय से फुसला ले जाना, भगा ले जाना, इसमें पीड़ित कौन होगा, पति केवल, दूसरे लोग नहीं होंगे। आपका अगला देखिए, प्रतिस्थापित धारा से भी पूछा जाता है, और वह प्रतिस्थापन कब से लागू हुआ। यहाँ भी एपीओ में 3-4 बार क्वेश्चन आया है, गलत न हो। देखिए, प्रतिस्थापित धारा में आपका आईपीसी में भी कई धाराएं प्रतिस्थापित हैं, लेकिन आईपीसी में भी जाकर जे में 375 पूछा गया था कि जो आईपीसी की धारा 375 है वह संशोधित है कि परिवर्तित है कि प्रतिस्थापित है, इनमें से कोई नहीं। प्रतिस्थापित, प्रतिस्थापित का मतलब एक लाइन समझिए, दो बूंद पर भाई समझाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे कि मने बोतल में शराब भरी हुई है और आप शराब को पूरा गिरा दिए और उसी बोतल में नई शराब भर दिए, यानी कि धारा वहीं रहती है और धारा के सभी शब्द क्या किए जाते हैं, नए सिरे से, एक नहीं। अगर सभी कंटेंट्स चेंज किए जाएं तो पूरी धारा प्रतिस्थापित, और दो शब्द चेंज किए जाएं तो दो शब्द प्रतिस्थापित। तो हम पूरी धारा बता रहे हैं, सब नहीं, पूरी धारा प्रतिस्थापित, यानी कि सभी शब्दों को नए सिरे से क्या किया जाता है, धारा में चेंजिंग नहीं, बोतल में चेंजिंग नहीं, शराब क्या की जाती है, पुरानी की जगह क्या की जाती है, नई डाल दी जाती हैं। तो 4 धाराएं प्रतिस्थापित हैं एविडेंस की, चारों धाराएं पढ़ लीजिएगा, और कब से ये प्रतिस्थापन लागू हुआ यूपी एपीओ में, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो सन 2000 में, यानी कि अब 2000 का संशोधन भी थोड़ा देख लिया जाए। 2000 के संशोधन को मिनी एविडेंस कहा जाता है। ऐसा क्वेश्चन चूंकि बिहार एपीओ में आ चुका है संविधान में, कि संविधान के किस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, 42वें को,
तो उसी प्रकार हो सकता है पूछ ले कि एविडेंस में किस संशोधन को मिनी एविडेंस कहा जाता है। तो कौन सा संशोधन मार्क कराएंगे? सन 2000। अगला क्वेश्चन, सन 2000 में किन किन कानूनों में संशोधन हुआ? आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी। सबसे व्यापक संशोधन एविडेंस में किस सन में हुआ? 2000 में। फिर कानून का नाम आईटी एक्ट, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। इसके बाद एपीओ में ये पूछा गया कि सन 2000 का संशोधन कब से लागू किया गया? तो डेट भी रट्टा मारना है, 17 अक्टूबर सन 2000। 17 अक्टूबर सन 2000 को ये संशोधन क्या किया गया? लागू। अगला देखिए, इसके बाद कौन कौन सी धाराएं प्रतिस्थापित की गई? तो दो धारा की गई प्रतिस्थापित, एक 39 और दूसरा 131। ये भी उत्तराखंड 2 बार बनाया है, गलत ना हो। एक धारा 39 और एक 131। किसको मान्यता दी गई सन 2000 में? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को। ये भी क्वेश्चन आया है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को किस सन में मान्यता दी गई साक्ष्य में कानूनी तौर पे? तो आपका क्या जवाब रहेगा? सन 2000 में। इसके बाद 2013 आता है। निर्भया कांड के बाद जस्टिस जेएस वर्मा समिति की सिफारिश पर 2013 में संशोधन होता है और पुनः एविडेंस की दो धाराएं प्रतिस्थापित की जाती हैं 2013 में। वह 114 ए है और दूसरा 119 114 ए दुराचार के मामलों में और 119 मूक साक्षी। नहीं तो पूरा नहीं ना है ना। ये देखिए, आपका धारा में कुछ भाग नहीं बताया जा रहा है। जो धारा पूरी तरह चेंज हुई है, केवल भाई फिर हम बता दें, जो धाराएं पूरी तरह चेंज हुई हैं वो हम बता रहे हैं। अब धारा में दो शब्द हटा दिया गया, जोड़ दिया गया, वो पढ़ाते समय बताया जाता है, उतना संभव नहीं है। ये पूरी धारा प्रतिस्थापित बताई जा रही है, न कि दो शब्द। फिर एक बार देखिए, याद करके जाएगा। 2013 में 114 है, दूसरी कौन सी धारा? 119। फिर पूछा गया कि ये प्रतिस्थापन या संशोधन कब से लागू हुआ? 3 फरवरी 2013। इसके बाद प्रतिस्थापित धारा के बाद आ जाइए, कह सकते हैं कि सिविल और दांडिक में। देखिए, आपका पूछा जा चुका है, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, बिहार में भी अभी आया था जेएपीओ में। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनने का चांस रहता है। सामान्यतः स्टीफन की एक खासियत रही है कि सिविल मामलों में बर्डन ऑफ प्रूफ यानी कि सबूत का भार और क्रिमिनल मामलों में सबूत का भार में भिन्नता होते हुए भी स्टीफन ने ऐसा साक्ष्य अधिनियम बनाया जो दोनों में लागू होता है। यानी कि किसी सिविल मैटर को प्रूफ करना है तब भी यही कानून, क्रिमिनल मैटर को प्रूफ करना है तब भी। तो अगला क्वेश्चन बना कि साक्ष्य अधिनियम लागू होता है सिविल मामलों में, आपराधिक या दांडिक मामलों में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो दोनों मार कर आइए। लेकिन लग गया तो कुछ न कुछ समस्या जरूर है। जैसे कि बार बार मैं कह रहा हूँ कि प्रश्न पूछने की आज़ादी है, लेकिन इस समय थोड़ा आपातकाल लगा है, तो प्रश्न कम ही क्रॉस क्वेश्चन किया जाए तो क्या रहेगा? अच्छा रहेगा। और क्रॉस क्वेश्चन कम किया जाए, क्योंकि आपातकाल में सभी अधिकार क्या कर दिए जाते हैं? छीन लिए जाते हैं। वैसे आज अधिकार का ही उत्सव है और अधिकार आपका प्रदान भी किया गया। बोले भी लोग, बोलने की आज़ादी थी तो लोग बोले कि नहीं। और फिर मौका दिया जाएगा, जिसको गाना होगा भाई बोले, कोई रोक टोक नहीं है। तो अरुण भाई तैयार करके आए हैं ना? लोग बड़ी हल्ला किए थे कि भाई 5 पनीर पड़ता है यार, कुछ कविता विता किए हैं।
कि मसाला कैसे तेज हो गया, मिर्चा कैसे तेज हो गया। और 50 किलो लोग कोचिंग में हल्ला किए, लेकिन वास्तव में पनीर 5 किलो ही बना। अब कैसे 50 किलो हल्ला हो गया, ये जांच का विषय है। कितना बना था? चलिए, अभियुक्त स्वयं अपना अपराध क्या कर रहा है, तो और स्वेच्छा से कर रहा है। लेकिन भाई कोई उत्प्रेरणा वचन धमकी नहीं दी जा रही है, स्वेच्छा से बताइए, आपका तभी माना जाएगा। क्योंकि जैसे ही धमकी दे दी गई, वैसे ही कन्फेशन बेकार हो जाएगा। तो भाई आपका, अब ये हम कहें कि भाई अरुण जी, आप सत्य बता दीजिए, अच्छा यही रहेगा कि अपना अपराध स्वीकार कर लीजिए और इतनी शिक्षा दे दूंगा कि शरीर कहाँ पहुंच जाएंगे, स्वर्ग में। तो अगर अरुण जी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया तो ये आपका तो क्या नरक में भेजा जाए, बीच में लटका नहीं न जाएगा। हाँ। जांच जांच बाद में होगी, पहले आपका भेज दिया जाए, पहले उधर से स्वर्ग के देवता दाप दे सिर, त्रिशंकु से क्या रह जाए बीच में। तो आपका ये कानून बताना मैं चाहता था कि ऐसा आपका अगर है पूछा जाता है, बस एक क्वेश्चन याद रखिए इस पर। मैंने उदाहरण का मतलब ये नहीं था, उदाहरण का मतलब एक क्वेश्चन था बताना जो बार बार अटैक कर रहा है कि अगर आत्मा की भलाई का हित दिखाकर और किसी से कन्फेशन या अपराध स्वीकार करवाया जाए तो धारा 24 में वह सुसंगत होगा, यानी कि वह संस्कृति साक्ष्य में प्रस्तुत की जा सकेगी। लेकिन यही कहा जाए कि आपके मित्र और ये इत्यादि सांसारिक फायदा नहीं, कैसा फायदा? स्वर्ग वाला, नरक वाला नहीं दिखा सकते भाई, सीमा है। आगे देखिए आपका, तो लेकिन लगाकर हम चल रहे थे, लेकिन एविडेंस की कुछ धाराएं ऐसी हैं जो केवल सिविल मामलों में लागू होती हैं और कुछ धाराएं ऐसी हैं जो केवल क्रिमिनल में। उन्हीं धाराओं को रट्टा मार कर जाना है, या तो एक एक धारा देता है या दो दो धाराओं का ग्रुप या तीन तीन का दे देगा। जैसे आपका बिहार में दिया कि कौन सी धारा केवल आपराधिक मामलों में लागू होगी, 105 दिया था। यूपी में दिया था कि धारा 23 लागू होती है सिविल में क्रिमिनल में दोनों में। तो या चार ऑप्शन धाराओं का दे देगा। 23 दे दिया कि धारा 23 मैंने कौन सी धारा केवल सिविल में लागू होगी। तो जितनी धाराएं सिविल में वह लिस्ट मैं बता रहा हूँ, जितनी धाराएं क्रिमिनल में वह लिस्ट, और तैयार करके जाइए लिस्ट में, अच्छे से छांट कर करिएगा क्वेश्चन को। तो धारा 23 हो गया, 52 हो गया, 55 हो गया, 115, 116, 117, ये 6 धाराएं केवल किस मैटर में? सिविल में। अब जे में देखिए कैसा क्वेश्चन बना था, एपीओ में तो सेक्शन 23 बना था आपका। ये जे में क्वेश्चन बना था कि स्टापेल लागू होता है सिविल में क्रिमिनल में दोनों में। तो अभी हमने बताया किसमें? केवल सिविल में। और स्टापेल का मतलब क्या हुआ कि पूर्व आचरण या पूर्व कथन से विपरीत कथन करने को क्या किया जाता है? रोक दिया, माने निवारित। वही निवारित भाई लीगल तौर पे भी याद रखे, ठीक है। विबंधित कर देना, रोक देना, निवारित कर देना, एक ही शब्द है। अब ये नहीं कि विबंधित कर दिया जाता है तो सर तो रोकना बताए थे, तो भाई ये भी तो बता रहे हैं कि स्टापेल लगा दिया जाता है, विबंधित कर दिया जाता है। तो सेक्शन देखिए अब दांडिक में, जो क्रिमिनल में भी 6 धाराएं हैं, धारा 30 यानी कि 30, इसके बाद 53, 53A, और इसके बाद 54, इसके बाद आपका 105 और 111A। रट कर जाइए, ये केवल किस में? क्रिमिनल। इसके बाद 12 धाराओं के अलावा जितनी धाराएं हैं ये सभी समान रूप से किस में लागू होंगी? सिविल और क्रिमिनल में। ये आपका आगे बढ़ा जाए इसमें थोड़ा,
आगे ये बढ़ना है आपका कि नेचर के बारे में, नेचर से भी एक क्वेश्चन बिहार जे में पूछा गया था कि आपका दो नेचर जानिए। केस याद एक रखना है आपका निहारेंदु दत्त बनाम सम्राट का। फिर एक बार नेचर से भी क्वेश्चन बनता है, साक्ष्य नियम की प्रकृति। प्रकृति में देखिए लेक्स फोरी है कि लेक्स लोसी। तो पहले तो उत्तराखंड और बिहार ने भी क्वेश्चन बनाया, और पहले अर्थ जानिए दोनों शब्दों का। लेक्स फोरी का मतलब पहले जानिए, इसका शाब्दिक अर्थ आजकल पूछा जा रहा है। बिहार में भी दो क्वेश्चन इस पर बना था। देखिए आपका एक तो हिंदू ला बना था कि हिंदू ला कैसी विधि है, लेक्स फोरी है। फिर आपका लेक्स लोसी का मतलब पूछ लिया था। तो भाई अभी पूछा गया था पिछली बार, तो सतर्क रहिए, पहले दोनों शब्दों को समझिए। लेक्स फोरी, लेक्स मतलब ला और फोरी मतलब फोरम। तो ला का मतलब विधि और फोरम का मतलब स्थान। तो स्थानीय नहीं, स्थान, इसको हिंदी में कहेंगे स्थान विशेष की विधि। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि लेक्स फोरी का मतलब क्या हुआ, तो आपका क्या जवाब रहेगा, स्थान विशेष की विधि। हिंदी में देखिएगा। दूसरा लेक्स फोरी का मतलब क्या हुआ, तो लेक्स फोरी का मतलब ये हुआ कि अगर कोई घटना विदेश में कारित हुई है और भारत में अभियुक्त के खिलाफ जांच या विचारण चल रहा है, तो उस घटना को भारत में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार प्रूफ किया जाएगा कि जहां घटना घटी थी उसके कानून के अनुसार। तो बताइए किस कानून के अनुसार, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसी को लेक्स फोरी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिस स्थान के न्यायालय में किसी घटना की जांच या विचारण होता है, जो एविडेंस लिया दिया जाएगा उस स्थान में प्रचलित विधि के अनुसार लिया जाएगा। तो अगर इंग्लैंड में ए हत्या करता है, भारत में वह विचारण का पात्र है, भारत में उसके खिलाफ मुकदमा चलता है, तो बताइए ऐसी दशा में आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार उसके दोष को साबित किया जाएगा कि विदेशी साक्ष्य अधिनियम के अनुसार भारतीय। इसको थोड़ा और व्यापक हम करते हैं, क्योंकि आपका पिछली बार जो कल टेस्ट हुआ था उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे बने थे, उन क्वेश्चनों को भी डील करना है। और जो बस लेक्चर सुनता रहे ये सब क्वेश्चन कोई मायने नहीं रखते, लेकिन अब कितना सीरियसली आप लेक्चर सुन रहे हैं। भारत से क्या कोई कानून ऐसा हो सकता है जो बनाया जाए जो भारत से बाहर लागू हो सकता है। अनुच्छेद 245 का क्लास 2 केवल कौन बना सकती है, इसमें पूछा गया था, पार्लियामेंट या संसद। भारत से अगर बाहर अपराध किया जाता है तो आईपीसी की कौन कौन सी धाराएं लागू होंगी, 3, 4, दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोनों, 3 और 4, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन, यानी कि भारत से कहाँ बाहर। अब आइए, अगर भारत से बाहर अपराध करता है इंग्लैंड में, और तब ऐसी दशा में भारत के किस न्यायालय को जांच विचारण की अधिकारता होगी, सीआरपीसी की धारा 188 के तहत बताइए कि किस न्यायालय को, जहां वह क्या हो, पाया जाए, लेकिन किसकी पूर्व स्वीकृति से, केंद्रीय सरकार। तो अब यही आपका समस्या बनी थी। ये एक व्यक्ति हैं इंग्लैंड में अपराध करता है, भारत के भोपाल शहर में पाया जाता है, तो उसके खिलाफ मुकदमा कहाँ चलेगा, भारत में कहीं भी, भोपाल में, इंदौर में, आपका कलकत्ता में, और इनमें से कोई नहीं। तो जहाँ वह क्या हो, भारत में पाया जाए, लेकिन किसकी पूर्व सम्मत से,
केंद्रीय सरकार कौन सी धारा 188। और एक और क्वेश्चन आया था कि 188 भारत से बाहर खुले समुद्र में लागू होती कि नहीं होती है। चाहे खुला समुद्र हो या कहीं हो भारत से बाहर, चाहे हवा में किया जाए, खुले समुद्र में किया जाए, किसी देश में किया जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। 188 क्या होगी, खुले समुद्र में भी लागू होगी कि नहीं होगी। तो आपका इसीलिए एविडेंस के साथ ये, हाँ, भारत से बाहर अगर अन्वेषण करना है तो एक क्वेश्चन और पिछली बार भी बना था 166 ACRP से क्या जारी होगा, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट या अनुरोध पत्र। और साक्ष्य एकत्र करना है तो कमीशन 189। तो दो धाराएं तो जरूरी, तीन धाराएं याद रखिए, CRPC 166A, 188, 189, 189 कमीशन। आगे बढ़ा जाए, इसमें ये लेक्स फोरी बताया गया। साक्ष्य नियम कैसी विधि है, लेक्स फोरी। केस याद रखिएगा, निहारेंदु दत्त बनाम सम्राट का केस है 1942 का, निहारेंदु दत्त बनाम सम्राट। लेक्स लोसी आइए, ये भी आपका बिहार में भी उत्तराखंड में पूछा गया था। लेक्स का मतलब हुआ ला और लोसी का मतलब लोकल। लोकल का मतलब हिंदी स्थानीय और ला मतलब विधि। तो हिंदी सही अर्थ है स्थानीय विधि। तो आपका इतना घुमा देगा, घूमना नहीं है। लेक्स लोसी का मतलब हुआ स्थानीय विधि। स्थानीय विधि का मतलब जो किसी विशेष क्षेत्र में लागू हो, जैसे उसके बाहर व्यक्ति गया वह लोकल ला काम नहीं करेगा। जैसे कि आपका भू राजस्व संहिता हो गई, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, किराया नियंत्रण अधिनियम, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन, जो जैसे ही उत्तर प्रदेश से बाहर जाएंगे क्या ये काम करेगी कि नहीं, नहीं करेगी। ये केवल किस एरिया में है। तो आपका स्थानीय विधि का मतलब ये हुआ कि पूरे भारत में वह कानून लागू नहीं है, भारत के किसी विशेष क्षेत्र में क्या है, लागू। जैसे उत्तर प्रदेश में कोई कानून लागू है, पूरे भारत में नहीं है, तो उसे हम एक लाइन में क्या कहेंगे, लोकल ला। पढ़ते भी हैं, पढ़ाया भी जाएगा लोकल ला। अगला देखिए, लेक्स लोसी का अर्थ याद रखिएगा। इसके बाद आपका आगे देखा जाए, साक्ष्य विधि के सिद्धांत पूछा जाता है। ये पिछली बार एपीओ मेंस में भी आया था कि साक्ष्य विधि किन सिद्धांतों पर आधारित है, बताइए। तो वैसे साक्ष्य विधि आपका प्रोफेसर केनी जो बताते हैं वह 3 सिद्धांत बताते हैं, लेकिन सामान्यतः भी 3 है। तो पहले विद्वान की बात देखी जाए, प्रोफेसर केनी कहते हैं कि आपका साक्ष्य विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि साक्ष्य का अभिनिश्चित करने में सहायता देना, दीर्घसूत्री जांचों को रोकना, बहुत लंबी जांच न चले, और आपका अनावश्यक साक्ष्य के ग्रहण करने को रोकने के लिए ही ये साक्ष्य अधिनियम बनाया गया। लेकिन सामान्यतः जो साक्ष्य विधि के नियम हैं, साक्ष्य के नियम हैं, प्रिंसिपल हैं, वह 3 है, याद रख के जाइएगा। पहला है, साक्ष्य को विवादक तथ्य तक सीमित रखा जाए, यानी कि एविडेंस को फैक्ट इन इशू तक सीमित रखा जाए। दूसरा है, बेस्ट एविडेंस पेश किया जाए, सर्वोत्तम साक्ष्य पेश किया जाए। और तीसरा है, हियर्स एविडेंस, यानी कि सुनी सुनाई बातों को क्या किया जाए, बाहर। यानी कि हियर्स एविडेंस या अनुश्रुत साक्ष्य साक्ष्य में अग्राह्य है कि ग्राह्य है, अग्राह्य, एडमिट नहीं किया जाना चाहिए। अब पनीर पर इस बार उदाहरण दे देखिए। जो व्यक्ति पनीर बनते हुए अपनी आंखों से देखा था वह आई विटनेस हो गया, और वह आकर अगर गवाही दे कि 5 किलो ही लगभग पनीर थी, तब ये जो है प्रत्यक्ष साक्ष्य होगा
डायरेक्ट एविडेंस होगा और धारा 60 में एविडेंस के सही माना जाएगा। लेकिन एक आदमी देखा नहीं, जो पनीर खाए थे लोग, वे लोग बताए कि 50 किलो पनीर बन गया, और दूसरे की बातों को सुनकर, सुनी सुनाई बातों को आकर बताया कोचिंग में, यहाँ तो 50 किलो पनीर बना था, फिर भी कम पड़ गया, लास्ट में मसाला और मिर्चा झोंका गया और फिर भी कम पड़ गया। तो जो हॉस्टलों में होता है, पानी मिला दिया गया गर्मा के, ताकि दो पनीर और आपका कह सकते हैं कि बैतरणी जैसे क्या हो जाए, लबालब पानी बारिश जैसे। तो पनीर को देखते रहिए और पानी डुबो कर क्या करते रहिए। तो कई बदमाश ऐसे भी थे जो आपका पानी वाले गिलास में पनीर डुबोते थे, निचोड़ देते थे, अब मसाला और नमक निकल गया तो क्या करते थे, खा लिए। इसीलिए आपका पनीर क्या पड़ गया, कम पड़ गया, कारण खोजा गया। तो कारण फिर एविडेंस में चले जाइए, आपका कारण सुसंगत है कि नहीं घटना का है, धारा 7 में कि 8 में, 7 में। तो पनीर क्यों कम पड़ गया, क्योंकि आपका बुलाए कम लोग गए थे और बिना बुलाए मेहमान क्या हो गए ज़्यादा। सुसंगत है कि नहीं साक्ष्य में है। कौन सी धारा भी खूब याद करिए ऐसे उदाहरण पर, पनीर के कारण ही कुछ धारा याद हो जाए। कौन सी धारा है, 7। अब आइए हेतु, यानी कि कई लोग कई दिन से पनीर के लिए परेशान किए थे कि बनाना बनाना, तो बार बार ये बात अरुण जी को कचोट रही थी कि लोग परेशान किए हैं, तो चलो मिर्च और मसाला क्या किया जाए, तेज कर दिया जाए। ये हेतु है। हेतु मैंने दूरवर्ती कारण, लोग क्या कर रहे थे बार बार कि खिलाओ खिलाओ, जबरदस्ती खाने के चक्कर में थे। तो आपका फिर बैक होइए, एविडेंस के 3 सिद्धांत हैं, रट कर जाइएगा। पहला नियम है, केनी भी याद रखना है, केनी के बाद और पहला नियम है कि साक्ष्य को कहाँ तक सीमित रखा जाए, विवादक तक। दूसरा, बेस्ट एविडेंस क्या किया जाए, प्रस्तुत। तो बताइए बेस्ट एविडेंस से भी क्वेश्चन बनता है कि सर्वोत्तम साक्ष्य दस्तावेजी होगा कि मौखिक। दस्तावेजी। दस्तावेजी साक्ष्य क्या होता है, मृत साक्ष्य की जिंदा साक्ष्य, मृत साक्ष्य। लेकिन इसको मृत होते हुए भी क्या माना जाता है, सर्वोत्तम। बेस्ट एविडेंस पूछा गया था। अगर मौखिक में बेस्ट पूछ दे और प्रत्यक्ष और अनुश्रुत दे तो प्रत्यक्ष मारिए। और अगर दस्तावेज में भी तोड़कर पूछ ले कि प्राथमिक साक्ष्य, द्वितीयक साक्ष्य, तब क्या मारेंगे, प्राथमिक। लेकिन दस्तावेजी, मौखिक, परिस्थितिजन, इनमें से कोई नहीं, तब दस्तावेज। मॉडल भी सतर्क रहना है। अगला देखिए आपका, अब साक्ष्य विधि का आपका उद्देश्य देखा जाए। उद्देश्य से भी क्वेश्चन आपका बना है। जहाँ तक साक्ष्य विधि की उद्देश्य की बात है, साक्ष्य विधि की उद्देश्य को जब भी पढ़िएगा तो पहले तो प्रियम्बल पढ़ा जाता है, और प्रियम्बल का क्रम से याद रखिएगा। साक्ष्य विधि का क्या आपका उद्देश्य है, क्रम मिलाने के लिए यूपीएपीओ में पूछा। प्रियम्बल देखिए पहला ही, सो एकदम शुरुआती दौर में ऊपर देखिए भाई, देखिए यहाँ बेरेट के बाद लिखा है ना, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। उसके बाद उद्देशिका दी जाती है जिसे प्रस्तावना कहते हैं, इंग्लिश में प्रियम्बल। तो प्रियम्बल के जो शब्द हैं मैं फिर बता दूं, क्रम से याद रखिएगा। अब साक्ष्य अधिनियम का क्या उद्देश्य है, ये विद्वान के अनुसार नहीं, किसके अनुसार, बेहरेट के अनुसार। तो साक्ष्य विधि का समेकन करना, यानी कि कंसोलिडेट करना, साक्ष्य विधि को डिफाइन करना, परिभाषित करना, और साक्ष्य संबंधी विधि को संशोधित करना, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी कौन सा क्रम सही है, फिर एक बार पहला यही याद करके भाई फिर जाए रिपीट कर सकता है। पहला कौन सा शब्द है, समेकन। दूसरा कौन सा है, परिभाषित। तीसरा आपका संशोधन, याद करके जाइएगा। इसके बाद आपका जो देखा जाता है, अब शुरू कर दिया जाए आपका ये संशोधन, यानी कि कब कब
संशोधन साक्ष्य अधिनियम में किए गए, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका निश्चित बनेगा। तो जितने संशोधन हुए हैं सभी संशोधनों को मैं बता रहा हूँ। पिछली बार जो बिहार में क्वेश्चन बना वह यूपी एपीओ में 1938 बना। बिहार में जो बना आपका ये 146 का परंतुक बना था। एक क्वेश्चन यहाँ से बनने का पूरा चांस रहता है, मैं बता दूं। तो जितनी बार अब तक एविडेंस एक्ट में संशोधन हुआ है उसको आपका रेगुलर बैच में सुबह बताया भी गया था, एक लेक्चर पूरा लगा था। लेकिन यहाँ तो 5 मिनट में, अब 1 घंटा नहीं कितने में, आपातकाल में 5 मिनट में क्या किया जाए, निपटा दिया जाए। पहला संशोधन बताइए आपका कब किया गया था, अभी बताया गया 19 में। कौन सी धारा निर्देशित की गई थी? 2 और अनुसूची शेड्यूल था। दूसरा संशोधन 1983 में किया गया, 114 ए जोड़ी गई थी, यानी कि आपका 114 ए जोड़ी गई, यानी कि बिहार में पिछली बार ही आया था कि किसी स्त्री द्वारा आत्महत्या के बारे में, दुष्प्रेरणा के बारे में उपधारणा किस सेक्शन में है? 113 ए। दूसरा क्वेश्चन कब जोड़ा गया? 1983 में। तीसरा क्वेश्चन कब लागू हुआ? तो आपका यह जो लागू हुआ वह 25/12/1983 यानी कि 25 दिसंबर 1983 को। ये भी पूछा गया है भाई, ये पूछा जा चुका है 25 दिसंबर 1983। तीसरी बार संशोधन होता है 1984 ईस्वी में। यही नहीं 1984 भाई 86 ना, ये अभी एक धारा बीच में है। ये क्वेश्चन बना नहीं है, बन सकता है, जहाँ न बना उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। 1984 ईस्वी में आपका जो सेक्शन जोड़ा गया 111 ए, 111 ए जोड़ा गया, कुछ अपराधों के किए जाने के बारे में उपधारणा। अगर किसी एरिया को डिस्टर्ब एरिया घोषित किया गया हो, 1 माह तक वह डिस्टर्ब एरिया रहा हो और कोई व्यक्ति हथियार के साथ क्या होता है उस एरिया में पाया जाता है, तो ये अनुमान लगाया जाता है जा सकेगा कि डिस्टर्ब करने में इसका हाथ था कि नहीं था, ये अनुमान लगाया जाएगा। तो आइए देखा जाए, ये धारा केवल क्रिमिनल मामलों में लागू होगी, सिविल में नहीं, अभी बताया गया। ये पूछ सकता है कि कब से लागू हुई, तो 14 जुलाई 1984, 14 जुलाई 1984 को अंडरलाइन कर लीजिएगा, नया क्वेश्चन बन सकता है। कब लागू हुई? 14 जुलाई 1984। इसके बाद चौथी बार संशोधन 1986 में होता है और 1986 में जो आपका जोड़ा जाता है प्रावधान, देखिए 1983 में एक और धारा जोड़ी गई भाई, देखिए छूट गया था 83 वाला। 113 ए के साथ 114 ए भी जोड़ी गई तो छूट गई थी। एक बार फिर बैक होते हैं हम। 114 ए दुराचार के बारे में उपधारणा तुकाराम के केस के बाद जोड़ी गई। उपनाम मथुरावाद या मथुरा रेप केस कहा जाता है, तो आपका 114 ए से रिलेटेड है। तो 113 ए भी 114 ए भी छूट गया था बैक 1983 में। 84 में कौन जोड़ी गई? 111 ए। अब जाइए 113 बी डावरी डेथ के बारे में उपधारणा और 19/11/1986 से लागू की गई। पूछा गया, डेट अंडरलाइन करिए 19/11/1986। ये जो धारा 113 बी जोड़ी गई ये मधु दंडवते समिति की सिफारिश पर जोड़ी गई, यानी कि मधु दंडवते। इसके बाद आइए आपका सन 2000 का संशोधन
आईटी एक्ट द्वारा किया गया सबसे व्यापक संशोधन, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को मान्यता दी गई और 17 अक्टूबर सन 2000 से क्या हुआ लागू, अभी बताया भी गया था। इसके बाद सन 2002 में संशोधन हुआ, गुरमीत कौर बनाम पंजाब राज्य के बाद में दिए गए निर्णय के कारण वेश्या के मामले में आपका संशोधन हुआ, 146 का परंतुक जोड़ा गया और 155 का खंड 4 समाप्त किया गया। यानी कि दुराचार की शिकार महिला से या जिसके साथ दुराचार का प्रयास किया गया है, अगर वह गवाह के रूप में आती हैं तो ऐसी कंडीशन में उससे यह नहीं पूछा जाएगा कि क्या वह अनैतिक चरित्र की है या वेश्यावृत्ति करके अपना जीवन यापन करती हैं। इस क्वेश्चन के पूछने पर आपका क्या लगा दी गई है, रोक। इसके बाद 2005 में संशोधन हुआ, 154 में संशोधन हुआ और यानी कि होस्टाइल विटनेस में, पक्षद्रोही साक्षी में। याद रखिए 2005 में संशोधन मुख्य रूप से किस में हुआ, एविडेंस की धारा 154 में, होस्टाइल विटनेस। इसके बाद 2008 में हुआ आपका आईटी एक्ट द्वारा अंकीय हस्ताक्षर को मान्यता दी गई, डिजिटल सिग्नेचर को मान्यता दी गई, अंकीय हस्ताक्षर। फिर 2013 में हुआ संशोधन, जेस वर्मा समिति की सिफारिश पर 3 फरवरी 2013 को लागू हुआ और आपका 2 धाराएं प्रतिस्थापित की गई, 119 114 ए, एक नई धारा जोड़ी गई 53 ए और 146 के, परंतु को क्या किया गया, प्रतिस्थापित। फिर अंतिम संशोधन एविडेंस में 2018 में हुआ और ये आपका ये 146 के परंतुक में संशोधन किया गया है और आपका दुराचार से ही रिलेटेड हैं। और यहीं बिहार में पूछा गया था कि 2018 में एविडेंस की धारा में संशोधन किया गया, तो कौन सी धारा मारेंगे, 146 के परंतुक में। तो आज की कहानी इतना ही समाप्त किया जाए। सामान्य बातें काफ़ी बताई गई, कल थोड़ा बहुत सामान्य बातें जो बची हैं बता के और भाग 3 शुरू किया जाएगा। मैंने कल आपका स्पीड और थोड़ा बढ़ जाएगा। 101 से लेकर आगे की धाराएं आप एक बार पढ़ कर आइए, क्योंकि भाई नॉन स्टॉप चलेगा, बीच में कोई क्वेश्चन पूछने की इजाज़त नहीं है। आप नोट से एक बार पढ़ कर आइए ताकि जो बताया जाए बस इस समय मेमोरी क्या की जा रही है, रिफ्रेश। तो सेक्शन याद कर लीजिए 159। लोग कह रहे हैं कि सेक्शन नहीं याद हो रहा है, सेक्शन ऐसे नहीं याद होता, बार बार उसको क्या करिए, रटिए, जैसे हम रटवा रहे हैं 159 कई बार बता दिए। अब जो नहीं भी समझ रहा होगा वो भी, उसको भी अब क्या हो गया होगा, याद। भाई थोड़ा समय लगता है रटवाने में, लेकिन एक बार रटवा दिया जाएगा तो भूलेगा नहीं। तो कल क्लास चलेगा भाई। हाँ भाई मिठाई आप लोग खा लीजिए, बैठिए आशीष भाई। प्रण तोड़ दिए क्या, रुकिए मिठाई लाइए हो। तो लाइए, देखिए लड्डू लाइए 1 किलो, तो कम पड़ेगा तो फिर मंगाया जाएगा। ताज़ा लाइएगा बता के, जल्दी आइएगा भाई, आइए भाई। किसी को गाना वाना गाना हो या अपने विचार रखने हो तो आकर, आज़ादी है विचार रखने की। अगर मन कसोट रहा हो सुबह के सुबह का, तो आप यानी कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। उसी प्रकार अगर सुबह कोई नहीं बोल पाया, शाम को उसकी इच्छा है कि हम भी बोलेंगे, तो भाई आकर बोल सकता है, कोई रोक टोक नहीं है भाई। 5 मिनट समय दिया जा सकता है। इधर कोई भाई बोलेगा, आप बोलेंगी, गाना वाना नहीं गाई है स्कूल में, भाई तैयार करके आइएगा। 5 सितंबर को समारोह होगा, बता दिया जाए पहले से। वो एग्जाम के कारण समारोह नहीं इस बार हो पाया, रंगारंग कार्यक्रम होगा।
और आपका बाहर से भी बुलाए जाते हैं गायक वायक 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर, क्योंकि इस बीच एग्ज़ाम था, नहीं तो कार्यक्रम कराया गया रहता। तो और कोई भाई गाना